हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बारी आपके अपने YouTube चैनल ANS लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान में रखना है, यानी ये हमारा क्या होगा, लेक्चर नंबर 5 है। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है पहले तो आपको सभी को पता है, यहाँ पर विलियम। ठीक, आज का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है हेनरी का नियम का, ठीक है ना। तो जल्दी से 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि संघर्ष जरूर जीवन में करते रहिएगा, ठीक है ना। अगर आपने अभी भी मेहनत नहीं शुरू करी है तो फिर बड़ा तकलीफ होने वाली है आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक, मैं आपको हर एक नई लाइन लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। ठीक, आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक, इन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक बात कही है, क्या कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, समझना बात को ध्यान से, क्या कहा इन्होंने कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये कोई छोटी लाइन नहीं लिखी है, ठीक। दिखने में आपको लग रहा होगा कि भैया 5-6 शब्द ही तो इस लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक। इस लाइन का मतलब समझिए जरा ध्यान से कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। कहने का साफ मतलब है कि आपने अगर अभी से संघर्ष शुरू कर दिया है अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप ये याद रखिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जीत आपकी सच में बड़ी शानदार होगी, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो अगर अभी तक आपने संघर्ष शुरू नहीं किया है तो हमने क्या कहा था आपसे कि आपने अगर देर से शुरू किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेस में पीछे हो गए। आप अभी भी संघर्ष के बलबूते पर, ठीक है, मेहनत के बलबूते पर उन लोगों से आगे निकल सकते हैं, उन लोगों की बराबरी कर सकते हैं जो पिछले 5 से 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर अभी भी आपने संघर्ष की कहानी शुरू नहीं करी है तो आने वाले समय में मैं सच कहता हूं आपसे कि आपकी जीत जो है ना बिल्कुल ही निराशाजनक होने वाली है, ठीक। इसलिए बड़े ही ध्यान से, बड़े ही संघर्ष के साथ में कहानी को शुरू कर दीजिए। आज का जो पहला टॉपिक है वो क्लियर करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा आपसे, हेनरी का नियम। हमें पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले हम ये सारी कहानियां क्लियर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो होगा हेनरी का नियम, ठीक। तो हेनरी के नियम को समझने से पहले हमने आपको पीछे एक कहानी बताई थी, क्या, दाब का नियम। क्या बताया था, दाब का प्रभाव, ठीक। अगर आपको ये बात याद है, दाब का प्रभाव, ठीक है ना, इस चीज को समझो जरा ध्यान से, ठीक। हमने आपसे कहा था इस दाब के प्रभाव को आपको समझना चाहिए क्योंकि ये बड़ी जरूरी कहानी थी, ठीक। आपने आपसे एक बात कही गई थी कि अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो सीधी सी कहानी है कि विलेयता उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी गैसों की जो विलेयता है वो द्रवों में बढ़ेगी, ठीक। हमने पिछला लेक्चर बताया था, जिसने वो लेक्चर देखा होगा उसको सच में ये कहानी अच्छे तरीके समझ में आ रही होंगी, ठीक। हमने वहां पर आपसे एक छोटी सी बात करी थी, जब हमने कहा था मतलब जो मछली है वो किस प्रकार से नदी के अंदर जिंदा रहती है, तो उसकी एक कहानी थी, क्या, दाब की। इसकी कहानी थी दाब की, ठीक है ना। मतलब जो ऑक्सीजन यहाँ पे वायुमंडल में घूम रही थी वो किस प्रकार से इस पानी में घुलती है, वो किसकी वजह से घुलती है, ठीक। ये सारी कहानी की चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करी थी, ठीक। तो उसका प्रभाव क्या था, दाब था। क्या था कि निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर, क्या बोला था, दाब बढ़ाने पर जो गैसों की द्रवों में विलेयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। यानी कहने का मतलब है जितना ज्यादा आप प्रेशर डालेंगे उतनी ही ज्यादा गैस की मात्रा द्रव में या विलायक में घुलती जाएगी, ठीक। तो यही हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था। अच्छा, आज की जो कहानी है वो इसी से रिलेटेड है क्योंकि हेनरी का जो नियम है वो उन्होंने इसी कहानी को लेकर के ही दिया था, ठीक। इस बात को समझना, दाब के प्रभाव को लेकर के ही उन्होंने हेनरी का नियम हमें, आपको ये दाब का प्रभाव थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए, ठीक। और आने के लिए या जानने के लिए आपको लेक्चर नंबर जो हमारा 4 था उसको जरूर देखना चाहिए था, ठीक। फिलहाल अभी हम लोग आगे बातचीत करेंगे हेनरी के नियम के बारे की कहानी को, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, क्या, कि सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने, ये बात ध्यान रखना, क्या कह रहा है, सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने कब, तो कह रहा 1803 ईस्वी में। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, सन 1803 ईस्वी में। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख लो, कह रहा है गैसों की द्रवों में विलेयता, इस चीज को याद रख लो, ठीक। क्या कह रहा है, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक। हमने आपको 2 प्रकार की विलेयताएं पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो। पहले हमने बताया था ठोसों की द्रवों में विलेयता और दूसरा हमने बताया था गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक। ये 2 प्रकार की विलेयताएं आपको सिखाई गई थी, ठीक। लेकिन जो हेनरी का नियम है वो किस पर आधारित है, तो आप बोलेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता पर आधारित है, ठीक।
फिर क्या कह रहा है कि आधार पर एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, जैसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यहाँ पे कहानी आती है, इसको समझना है। इस नियम के अनुसार सबसे जो जरूरी चीज है वो यही है बेटा क्या, कि स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना या घटाना नहीं है, यानी टेम्परेचर क्या रखना है, फिक्स रखना। अब टेम्परेचर को फिक्स रखने की क्या कहानी है, इस चीज को समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक, और इस बीकर में मान लो हमने कहा आपसे कि पानी भर दो, क्या भर दो, पानी भर दो, ठीक, और इसमें आपने क्या कर दिया, पानी भर दिया, ठीक है ना। अब हमने कहा इस पानी का जो टेम्परेचर है लगभग मान लिया कमरे के आसपास के टेम्परेचर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। अच्छा, इस टेम्परेचर पर पानी ना तो उबलेगा ना ही कुछ कहानी होगी, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करा तुमने, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक। आपके मन में खुराक आई कि चलो इसको गर्म करके चेक करते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको गर्म करना क्या करा, शुरू करा, ठीक, तो आपने इसको मान लो गैस के ऊपर रख दिया, ओके। अब जैसे ही गैस के ऊपर इसको रखा तो फिर इसका जो टेम्परेचर है वो अब धीरे 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 क्या करेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक। और बढ़ने के बाद में जब ये टेम्परेचर बढ़ करके कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाएगा, किसके आसपास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाएगा, तो तुम पाओगे कि यहाँ से जो है ना थोड़ी सी भाप बनना शुरू हो गया, ठीक है ना, यानी पानी उबलना शुरू हो जाएगा और यहाँ से क्या, इस तरीके से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक। और जब भाप निकलनी शुरू हो जाएगी तो कहानी बदल जाएगी, क्या, कि इसकी जो खुद की घुली गैस थी, भाप का मतलब किससे है, गैस से है। भाप का अगर मैं आपसे संबंध पूछूं तो क्या बोलोगे, या भाप जो है वो क्या है, गैस ही तो है। तो जो उसकी खुद की घुली गैस थी अब वो भी उसका साथ छोड़कर क्या करने लगी, ये जाने लगी, ठीक। तो तुम्हें ये बात याद करके रखना है कि जैसे जैसे इसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी जो विलेयता है वो कम होती चली जाती है, ठीक। इसलिए हमने आपसे कहा यहाँ पर क्या, कि टेम्परेचर क्या रखना है, आपको स्थिर रखना है, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है किसी गैस की द्रव्यों में विलेयता, ठीक। हाँ, अब कह रहा है क्या, कि किसी गैस की द्रव्यों में विलेयता। अब मान लो तुमने कोई गैस ली और उस गैस की द्रव्यों में विलेयता जो है, मतलब जो उसकी घुलने की मात्रा है, ठीक है, तो कह रहा है विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब, इसको याद कर लो, ठीक है ना। जो विलेयता है वो किस पर, गैस की, ठीक है, विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक। ये कहानी है बेटा इंपॉर्टेंट, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे कि जो गैस की विलेयता होती है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, किसके, आंशिक दाब के समानुपाती। इतनी सी कहानी छोटी सी, याद कर लो, क्या ही समस्या है ना। तो क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ठीक। मैंने कहा कि जो गैस की मात्रा है, ठीक, वो क्या है, W है, यानी जो गैस की द्रव्यों में विलेयता है वो क्या है, W है, ठीक। और वो समानुपाती है किसके, उसके आंशिक दाब के, और आंशिक दाब यानी प्रेशर को किससे लिखा जाता है, P से, ठीक। तो तुम्हें यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो W है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, P के समानुपाती हो जाएगा। जरा बताएं कोई समस्या है यहाँ पर किसी को। अब अगर इतनी कहानी पल्ले पड़ गई तो मैं इसी की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्या, कि W बराबर, और मैंने कहा यहाँ पर एक स्थिरांक ले लो KH, ठीक, और इनटू में क्या लिख दिया मैंने, P लिख दिया। अब ये एक नई कहानी बन गई, क्या बन गई, एक नई कहानी बन गई कि तुमने देखा कि W बराबर क्या मिला तुम्हें, KH इंटू P मिला, ठीक। KH इंटू क्या मिला, P मिला, ठीक। तो अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसको समझ लो कि जो W है वो आप बोलेंगे भैया ये क्या है, तो बोलेंगे गैस की विलेयता है, क्या बोलेंगे, गैस की विलेयता है, ठीक। तो ये याद रख लेना। तो W जो हो गया ये क्या हो गया, गैस की विलेयता हो गया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर दूसरी जो चीज़ आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है, KH, क्या दिख रहा है, KH, ठीक। तो नियम किसका है, हेनरी का, तो स्थिरांक भी किसका हो जाएगा, हेनरी का स्थिरांक हो जाएगा, ठीक। तो आप बोलेंगे भैया ये जो चीज़ है वो हेनरी स्थिरांक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोल देना, हेनरी स्थिरांक कह देना, ठीक। उसके बाद आगे लिखा हुआ हमारा क्या, P। अब ये P जो है वो गैस का क्या है, आंशिक दाब है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे गैस का आंशिक दाब, ठीक। तो क्या हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब हो जाएगा, ओके। तो ये याद कर लीजिए, इतनी सी कहानी है, ठीक। तो ये तो हो गया हेनरी का नियम, क्या हो गया, हेनरी का नियम, ठीक। अच्छा, इसके एक दो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से और पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या अलग तरीके से पूछा जा सकते हैं, पहले उस चीज़ को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन अलग से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं जरा इनकी कहानी को। मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना, ठीक। जैसे कि क्या, कि तुमसे पूछेगा कि मान लो कुछ गैसों के अलग अलग हेनरी स्थिरांक होते हैं, ठीक। उनके मान दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि जरा ये बताओ हमको कि किसकी गैस की विलेयता ज़्यादा है, यानी किस गैस की विलेयता ज़्यादा है या किस गैस की विलेयता कम है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे बनेंगे। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ना जरूरी चीज़ है वो आपको समझनी पड़ेगी, क्या, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में,
कि पूछ देगा कि जो गैस की विलेयता है उसके लिए क्या कहानी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो गैस की विलेयता आपको समझने के लिए थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखना है। मैं एक फॉर्मूला और बनाता हूँ, क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या कि यदि गैस की विलेयता को मोल अंश मान लिया जाए, क्या बोलेंगे, यदि गैस की विलेयता को मोल अंश मान लिया जाए, विलेयता को मोल अंश मान लिया जाए, ठीक है ना, गैस की विलेयता को मोल अंश मान लिया जाए, तो क्या कहानी होगी, तो फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। जो P है अब वो समानुपाती हो जाएगा किसके, गैस के मोल अंश के, ठीक। और गैस का मोल अंश, अच्छा मोल अंश को किससे लिखते हैं, x से, या बोल सकते हैं काई से, तो क्या हो जाएगा, x गैस हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो जो P है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, गैस के मोल अंश के, ठीक। फिर थोड़ी सी और आगे कहानी बढ़ाते हैं। हमने कहा ये समानुपाती का चिन्ह हटा दो, तो फिर से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हेनरी स्थिरांक देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप देखेंगे गैस का मोल अंश देखने को मिलेगा, ठीक। इतनी सी बात पल्ले पड़ी। अच्छा, इसके बाद में यहीं से अगर मैं तुमसे कह दूं कि जो गैस की विलेयता है वो हमको बता दो, तो आप देखेंगे कि x गैस बराबर क्या हो जाएगा, P बटे में KH, क्या कह दिया हमने, P बटे में KH, ठीक। और हमने कहा आपसे क्या कि जो आपका प्रेशर है वो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 1 ATM या 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि x गैस जो है वो किसके समान व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब ये जरूरी चीज़ है बेटा, इस चीज़ को समझो, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। कैसे बनेंगे जरा सुनना। हमने कहा कि अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हेनरी स्थिरांक होते हैं, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हेनरी स्थिरांक होते हैं, ठीक। अब अगर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हेनरी स्थिरांक होंगे तो उनको समझने के लिए तुम्हें एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, क्या कि मान लो जिस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा, जिस गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा उसके लिए आप क्या बोलोगे, उसकी विलेयता ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ठीक। तो अगर आपने देखा कि नीचे जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती जाएगी उतना ही ज़्यादा, याद रखना, विलेयता कम होती जाएगी। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना, कि हेनरी स्थिरांक का मान जिसके लिए कम होगा उसके लिए ठीक है ना, एक्स गैस का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, सीधी बात है, यानी जो उसकी विलेयता है वो ज़्यादा होगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जिन गैसों के लिए KH का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा उन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान जो गैस की जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये 2 पॉइंट याद रख लो कि जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक के मान अधिक होते हैं उनकी विलेयता कम होती है, तथा जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक के मान कम होते हैं, ठीक, तो उनकी विलेयता अधिक होती है। बस ये 2 पॉइंट हैं, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, कहानी बन जाएगी, ठीक। पहला पॉइंट क्या है कि बोलोगे यार कि KH का मान अगर कम है, KH का मान अगर कम है तो तुम बोलोगे विलेयता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बस ये है कहानी, विलेयता, ठीक है ना, ये याद रख लो, विलेयता, ठीक। अब जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था कि जिन गैसों के लिए KH का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, उनके लिए जो विलेयता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। ये 2 पॉइंट याद कर लो, इनसे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 4 आपको उन गैसों के नाम दिए जाएंगे, उनके बगल में उनके हेनरी स्थिरांक के मान दिए जाएंगे, ठीक। फिर पूछेगा तुमसे किस गैस की विलेयता सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा विलेयता के लिए आपको ध्यान रखना कि KH का मान सबसे कम होना चाहिए, ठीक। ये बात आप याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ठीक। इतना है बेटा हेनरी का नियम, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, 2 नंबर की कहानी यहाँ से बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को समझ लो। इसके बाद इसके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी हम लोग आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है हेनरी नियम के अनुप्रयोग, मतलब जो हेनरी का नियम है उसको हम लोग कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, हेनरी के नियम को कैसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो जरा देखते हैं, क्या कह रहा है आपसे कि शीतलन पेयों तथा सोडा वाटर बनाने में, मतलब कहने का साफ है जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या जो सोडा वाटर आपने देखा होगा या कभी पिया होगा, तो
इनमें जो गैस घुली होती है वो किसके माध्यम से घुली जाती है, तो हेनरी के नियम के माध्यम से ही, ठीक, क्योंकि हेनरी के जो नियम है वो यही है कि जो W है वो समानुपाती किसके है, P के। इन्होंने कहा है कि भैया दाब बढ़ाओ और गैस की मात्रा फटाफट तुम विलयन में या विलायक में घोल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक। ये तो हेनरी का नियम है ना, और इसी नियम के आधार पर ही तो कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस घुली होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो अपनी मर्जी से तो गई नहीं होगी, भैया चलो आज मन कर रहा है यहाँ घुस जलते हैं जा करके, ठीक। समझो बात को ध्यान से। हमने क्या कहा आपसे कि मान लो हमारे पास में इस तरीके से कोई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, ठीक। ये क्या हो गई, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, ठीक। अब इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का, अब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है ना वो पूरी नहीं भरी होती है, ठीक। लगभग यहाँ तक इतनी ज़्यादा भरी होती है, ठीक। थोड़ी थोड़ी खाली रखी जाती है। क्यों खाली रखी जाती है, क्योंकि उसमें अंदर भरी होती है गैस। क्या भरी होती है, गैस, ठीक। और सब लोगों ने ये बात तो देखी होगी अच्छी तरीके से कि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ क्या दिखती है, गैस दिखेगी, ठीक है। दिखे भले ना, लेकिन महसूस जरूर कर पाते हो कि जैसे ही आप ठंडी बोतल को खोलते हो वैसे ही ये गैस गुस्से में क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या होती है, गुस्से में बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है, कि जैसे ही इसको तुम ढक्कन को खोलते हो वैसे ही यहाँ से गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। इसका मतलब उसके अंदर गैस घुली है। अच्छा, कौन सी गैस घुली होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर अपनी मर्जी से तो गई नहीं होती, भैया चलो आज मन कर रहा है बोतल के अंदर घुस जाते हैं जाकर के, ठीक। अगर अपनी मर्जी से गई होती तो इसमें ऊपर जो ढक्कन लगी होती है उसको सील लगाने की जरूरत ना पड़ती, ठीक। उसमें सील लगानी पड़ती है, और क्यों लगानी पड़ती, ताकि वो कहीं रास्ते में निकल ना जाए बाहर, ठीक है। तो उसको जबरदस्ती तुमने ठूसा है, जबरदस्ती मजबूरी में उसको अंदर रोक करके रखा है, ठीक। तो ये बात आप याद रखिए, ठीक। अब वो होगा कैसे, तो वो कहानी होगी किससे, प्रेशर से। आपने जबरदस्ती उसको प्रेशर दिया और उसी तरीके से वो जो गैस की मात्रा थी, विलेयता थी, वो अंदर घुल गई जा करके, ठीक। हाँ, ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक। इस पूरे के पूरे कोल्ड ड्रिंक में यहाँ पर, या बोल सकते हो सोडा वाटर में, खूब अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या घुली होती है, CO2 गैस घुली होती है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि सोडा वाटर भी इसी तरीके से बनता है, और सोडा वाटर में भी क्या भरी होती है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भरा जाता है, ठीक। कह रहा परंतु जब बोतल खोलते हैं तो, अब जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो प्रेशर तो खत्म, जो दाब लगा हुआ था उस गैस को रोकने के लिए कि भैया तुम अंदर रुको, अब वो तो प्रेशर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कह रहा है तो जब बोतल खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है, अब वो जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। अब अगर प्रेशर कम हो गया तो अब कह रहा और ताप बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक। अंदर का जो टेम्परेचर था वो क्या था, बहुत कम था। अब बाहर का जो माहौल बदला ना, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक बोतल ठंडी है, तो ठंडी बोतल वो किस वजह से, क्योंकि फ्रीजर में रखा उसको तुमने, ठीक। तो वो क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठीक। अब जैसे ही उसको तुमने खोला तो बाहर का जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक। तो इस चीज़ को समझना। तो कह रहा है फलस्वरूप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बुदबुदाहट के रूप में बाहर निकलने लगती है, ठीक। यानी अब वो क्या करती है, बुदबुदाहट के रूप में बाहर निकलने लगती है। अब तुम ध्यान से देखो, थोड़ा सा उसको चेक करो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद के लिए और ठंडी ठंडी, ठीक है, उसको चेक करो हल्का सा ना, और फिर खोलो, फिर देखो कितना अच्छा माहौल बनता है, ठीक है ना। शैंपेन कभी देखा होगा आप लोगों ने, पार्टी में शैंपेन खोलते हैं लोग, ठीक। तो जब उसमें तो जानबूझ करके उसको जितना ज़्यादा आप चेक करोगे उतनी ज़्यादा वो CO2 गैस गुस्से में बाहर निकलती है, ठीक है। तो यही कहानी है। तो आपको हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पहला याद रखना है कि शीतलन पेयों तथा सोडा वाटर बनाने में किया जाता है, ठीक। और इसकी थोड़ी सी कहानी क्या है कि जब बोतल को खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है और ताप बढ़ जाता है, जिस वजह से CO2 गैस जो है वो दराट के साथ में बाहर निकलने लगती है, ठीक। पहली कहानी क्लियर होगी। अब दूसरा आपसे कह रहा है कि गोताखोर श्वास लेने के लिए, समझ में आ रहा है, गोताखोर गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए अधिक दाब महसूस करते हैं। ये भी बड़ी प्यारी सी बात है ना कि अब जो गोताखोर होते हैं जब वो सांस लेते हैं तो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उन्हें प्रेशर लगेगा कि नहीं। सुनो, जब कोई चीज नीचे की तरफ जाती है तो जरा मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक। मैं तुमको थोड़ी सी कहानी इसकी बता दूं। तो ये मान लो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ये नदी है, ठीक, या समुद्र है। मान लो ये क्या है, समुद्र है, ठीक। नदी का किनारा है ना, समुद्र का किनारा, ठीक है, गोवा वाले बीच में। तो अब तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे ये मान लो हो गया तुम्हारा क्या, समुद्र, ठीक। अब गोताखोर मान लो कोई चीज़ यहाँ कहीं पे है, कोई चीज़ यहाँ कहीं पे है, ठीक। यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति जो है डूब गया है, जो भी है, अब इसको निकालने जाना है। तो अब इसको निकालने जाने के लिए उसको गोताखोर को जरूरत किस चीज़ की पड़ेगी। तो बोलोगे आप हमें क्या कि जिंदा रहने के लिए ज़रूरी किस चीज़ की है, तो बोलोगे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक। अब ऑक्सीजन लेकर के जाएगा तो बड़ी ही गंदी कहानी होगी,
ठीक है ना। क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, तो मेरी बात समझना मोटी मोटी, ठीक, थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। तो प्रेशर बढ़ेगा, अच्छा प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की जो मात्रा है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। अब वो गैस की जो मात्रा होती है वो कहाँ पर घुल जाएगी, खून में। बड़े ध्यान से समझना, ये वाली कहानी पल्ले पड़ेगी। तो गैस में, ब्लड में घुल गई, द्रव में घुल गई, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब हेनरी का नियम तो लग गया। अब हेनरी का नियम लगा, अब हेनरी का नियम जैसे लगा तो जैसे तुमने नीचे गए, ठीक, अब निकाला इसको, मरे हुए व्यक्ति को, ठीक, ऊपर लेकर के आया। अब जरा सोचो, नीचे गया था तो प्रेशर बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, ठीक। अब जैसे जैसे ये व्यक्ति ऊपर आता जाएगा तो दाब भी तो कम होता जाएगा, बात समझो ध्यान से, ठीक। दाब भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक। अब दाब कम होगा तो वही तो लिखा है कि दाब कम हो जाता है, और दाब अगर कम होगा तो जो गैस अंदर बैठी है वो गुस्से में क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक। तो जो ब्लड में घुली हुई गैस थी, अब वो गुस्से में क्या होना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, ठीक। तो जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो वैसे ही वैसे वो नसों को फाड़ते हुए बाहर निकलेगी, ठीक। इसलिए जो ऑक्सीजन गैस थी जो जिंदा रहने का कारण बनी थी, वही उसके मरने का कारण भी बन जाती है, ठीक। तो गोताखोर निपट जाएगा, बात को समझो ध्यान से, ठीक। इसलिए क्या करना पड़ता है हमें, उसमें 2-3 गैसें और मिलानी पड़ती हैं जो प्रेशर को बर्दाश्त करती हैं। नीचे जाने पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है, ठीक। तो वो प्रेशर को कौन बर्दाश्त करे कि अधिक मात्रा में गैस हमारे ब्लड में ना घुले। अब सांस लोगे तो ऑक्सीजन ही तो घुलेगी ब्लड में, ठीक, बाकी गैसें तो घुलनी नहीं है। तो अब वो जितनी ज्यादा मात्रा में तुम्हारी ब्लड की मात्रा में, मतलब जो ब्लड में जो गैस की मात्रा घुलती जाएगी, उतनी ही समस्या तुम्हें होती जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ और करते हैं, और क्या करते हैं, कुछ ऐसी गैसें भी लेकर के आते हैं जो प्रेशर को बर्दाश्त करें और नॉर्मल तरीके से सांस ली जाए, जितनी जरूरत हो केवल उतनी ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर घुले, ज्यादा नहीं घुलने पाए, ठीक। इस कारण की वजह से क्या करते हैं वो लोग, इसलिए हीलियम मिश्रित वायु, ध्यान रखना क्या कह रहा है बेटा, हीलियम मिश्रित वायु, इसलिए जो है ना हीलियम मिश्रित वायु का यूज करते हैं, ठीक। यानी क्या करते हैं, हीलियम को मिलाते हैं, ठीक। हाँ, अब हीलियम मिश्रित वायु में तो तुम्हें ध्यान रखना, यहाँ पर देखो 3 बातें लिखी बेटा। 56.2% कौन सी गैस मिली होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस मिली होती है, जो गोताखोर क्या लेते हैं बेटा, सांस लेने के लिए सिलेंडर लेकर के जाते हैं अपनी पीठ में। तुमने देखा होगा जो गोताखोर होते हैं पीठ में सिलेंडर बांध करके जाते हैं, तो उस सिलेंडर में 3 गैसों का मिश्रण होता है, हीलियम भी मिली होगी। तो पहले याद रख लो नाइट्रोजन यानी 56.2%, ठीक। उसके बाद आपने ध्यान रखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपने देखा कितनी हो जाएगी, 32.1%, ठीक। उसके बाद आपने देखा कि हीलियम को भी रखा गया है, तो हीलियम कितना हो जाएगा बेटा, 11.7%। ऐसे याद कर लो, 56, 32, 11, 2, 1, 7, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, 56, 32, 11 और 2, 1, 7, ठीक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो दूसरा अनुप्रयोग आपको समझ में आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, फेफड़ों में, रक्त में, फेफड़ों से रक्त में। अब जो आपका फेफड़ा है, ठीक है ना, जो ब्लड को पंप करता है, वो उसके माध्यम से ऑक्सीजन तथा CO2, क्या कह रहा है, ऑक्सीजन और CO2, ठीक। ये 2 गैसें जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, क्या, ऑक्सीजन और CO2। तो कह रहा फेफड़ों से रक्त में ऑक्सीजन और CO2 यानी जो ऑक्सीजन गैस घुलती है या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, उसके लिए भी कह रहा आदान प्रदान में हेनरी का नियम पर ही आधारित है, ठीक। यानी कि फेफड़ों से जो रक्त में ऑक्सीजन गैस घुलती है और जो CO2 गैस बाहर निकलती है, इसके आदान प्रदान में भी हेनरी का नियम लगता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको हेनरी के नियम के अनुप्रयोग समझने पड़ेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग जल्दी से और देख लेते हैं इसके कुछ एक आध क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आपने देखा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या, हेनरी नियम की सीमाएं, क्या लिखा है, हेनरी नियम की सीमाएं, हमें ये समझनी है, ठीक। तो अगर हेनरी नियम की सीमाएं समझना चाहते हो तो पहला पॉइंट आपने देखा, दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दाब जो है ना हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तब भी समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो सोडा वाटर बनाया, क्या बनाया गया, सोडा वाटर बनाया गया, या कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाएंगे, ठीक। अब उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में तुम लिमिट से ज्यादा क्या कर दो, जानबूझकर प्रेशर बढ़ाते रहो और गैस की मात्रा घोलते रहो, ठीक। तो क्या लगता है, घुलती रहेगी क्या परमानेंट। देखो हेनरी का नियम ये कहता तो यही है ना, अब उसकी कुछ सीमाएं है कि ये नियम कहाँ तक लागू होता है, कहाँ तक काम करता है, तो उसकी भी कहानी समझनी पड़ेगी। तो जैसे हमने कहा आपसे कि इसकी जो मेन कहानी है वो ये है कि तुमने अगर इसका प्रेशर बढ़ाया तो इसकी विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो, विलेयता बढ़ रही है, तो बोले कि नहीं प्रेशर बढ़ाते रहो, घोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ही दिक्कत है ना, ठीक। लेकिन बेटा एक समय के बाद में जब तुम प्रेशर हद से ज्यादा देने लग जाओगे तो ये बोतल बर्दाश्त कर पाएगी क्या, ठीक। तुमने देखा होगा कभी कभी बोतलें जो है ना प्रेशर बनने की वजह से ब्लास्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, ठीक। तो उसका कारण यही है कि तुमने हद से ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ा दिया। अब हद से ज्यादा अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो कहानी बदलेगी और इस तरीके से बदलेगी कि ये बोतल ही फट जाएगी, ठीक। तो क्या लगता
रहता, फिर क्या कोल्ड ड्रिंक बना पाओगे कभी? क्या नहीं। तो दाब जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में ही प्रेशर होना चाहिए, ठीक, ये बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट को देख लो। अब दूसरे पॉइंट में आपसे कह रहा है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई दे रहा है इसका भी मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक। मेरी बात को समझो, कहने का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर मछली जिंदा रहती है, तो मछली के लिए यहाँ वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हमें किस में घोलना है? पानी में घोलना है, ठीक है। तो अब इसको तुम पानी में घोलना चाहते हो तो तुमने बोला कि दाब बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, आसानी से ये जाकर किस में घुल जाएगी? इसमें घुल जाएगी जाकर के, ठीक। लेकिन क्या हो कि इसका टेम्परेचर जो है ना वो इतना कम कर दिया जाए, मतलब इस पानी का टेम्परेचर कम कर दिया जाए, ताप क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। और सबको पता अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिर ये पानी जो है वो धीरे धीरे जमने लगेगा और जम करके किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब अगर ठोस बन गया तो क्या लगता है? ठोस में तुम गैस को घोल सकते हो क्या? बात को समझो कि बताया क्या जा रहा है आपसे, ठीक है। हेनरी का नियम तो ठीक है, लगता है प्रेशर बढ़ाओ कहानी बदलेगी, ठीक। तो कह रहा ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक। ये इसकी लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, ये याद करनी पड़ेंगे, ठीक। कि ताप अगर तुमने बहुत कम कर दिया तो ताप जैसे ही कम करते जाओगे, तुमने देखा कभी कभी बोतल जो है वो क्या हो जाती है? जम जाती है, ठीक। और जमी बोतल को जरा खोलो, फिर देखो जरा क्या 1% भी गैस बाहर नहीं निकलेगी, आवाज तक नहीं आएगी, ठीक। बड़ी आसानी से वो गैस खुल जाएगी, ठीक। तो जब वो बिलियन जो पानी था, द्रव था, जिसकी कहानी बनाई गई थी क्या कि द्रवों में हम लोग पढ़ रहे हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता को पढ़ रहे हैं, अब वो द्रव ही नहीं बचा, वो बदल कर किसमें चला गया? सॉलिड में चला गया। तो क्या लगता है उसकी विलेयता को बढ़ा पाओगे क्या? तो ये बात ध्यान रखनी है कि ताप भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला लास्ट में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या? गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, ठीक। अब क्या कह रहा है? गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। इस चीज को भी समझ लो, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है जरा समझना। जैसे कल हमने आपको एक बात बताई थी, हमने कहा हमारे पास में पानी है और पानी में आपने कौन सी गैस घोल दी? मान लो अमोनिया गैस घोल दी, ठीक। और इसकी विलेयता इतनी ज़्यादा पानी के अंदर है कि ये पानी के अंदर जाते ही क्या बना लेती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती। क्या बना लेती? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसने एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। जरा तुम खुद हमें सोच करके बताओ कि अगर मान लो यहाँ से ऑक्सीजन जाती और पानी के अंदर जाती और वो ऑक्सीजन ही ना बचती, वो पानी के साथ अपक्रिया करके किसी और पदार्थ का निर्माण कर लेती, तो क्या मछली जिंदा रह पाती? क्या? अपना दिमाग यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। कि ये देखो, जैसे अमोनिया गैस है वो पानी के साथ में बहुत ज़्यादा बिले, अब इतनी ज़्यादा बिले है कि जैसे इसको तुम पानी के साथ मिलाते हो अमोनिया गैस को, वो तुरंत एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेती है, ठीक। ऐसे ही अगर मान लो ऑक्सीजन गैस की विलेयता भी बहुत अधिक होती पानी के अंदर, तो फिर वो पानी के अंदर जाती और पानी के साथ अपक्रिया करती, किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देती। अब नए पदार्थ का अगर निर्माण हो जाता तो क्या लगता है कि मछली जिंदा रह पाती? क्या? सोचो यार, ठीक है। क्योंकि जिंदा रहने के लिए जरूरी किस चीज़ की है? ऑक्सीजन की। अब वो ऑक्सीजन अंदर जाकर के ऑक्सीजन बची नहीं रही है, वो कुछ और ही बन जा रही है, तो क्या लगता है मछली जिंदा रह पाती? क्या? कभी भी जिंदा नहीं रह पाती। इसलिए ध्यान रखना, जैसे मान लो CO2 गैस इसके अंदर घोली गई, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस घोली गई, ठीक। अब उस अंदर जाकर के सॉलिड ही ना रहती, कुछ और बन जाती, तो क्या लगता कोल्ड ड्रिंक बन पाती? क्या? कभी बनी मत पाती, ठीक है ना। तो यही तो कहानी समझनी है कि तुम्हें विलेयता बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं कि जा करके अंदर ही पूरा माहौल बना दिया पूरा, है ना, किसी और के साथ में। फिर कह रहा है गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय माध्यम में, ध्यान रखना, द्रव व गैसीय माध्यम में एक समान, दोनों में एक समान होनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका क्या मतलब है? जरा वापस से आते हैं इसी में। अब यहाँ पर तुमने देखा ऑक्सीजन जो है वो किसके रूप में घूम रही है? तो बोले भैया गैस के रूप में घूम रही है, ठीक। ऑक्सीजन ऊपर किसके रूप में घूम रही है? वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके रूप में घूम रही है? तो गैस के रूप में घूम रही है, ठीक। अब जैसे ही तुमने इसको द्रव में लेकर गए, पानी के अंदर गए कि चलो घोल देते हैं, मछली जिंदा रह ले बेचारी, ठीक। तो जैसी मछली के लिए तुमने इसको अंदर घोला और ये अंदर जाकर के इसकी अवस्था बदल जाती। पहले किस अवस्था में थी? गैस की अवस्था में। पानी के अंदर आते आते ये किसमें चेंज हो जाती? सॉलिड में चेंज हो जाती। तो क्या लगता मछली जिंदा रह पाती? क्या? सोचो, क्योंकि सांस लेने के लिए जरूरत किस चीज की? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन किस रूप में होनी चाहिए? बोले गैस के रूप में। अब तुम उसको पत्थर के टुकड़े दो, लो ये ऑक्सीजन का एक पत्थर का टुकड़ा है, ले लो सांस, भला जिंदा रह ले, ठीक। तो कहानी को समझो कि पहले वो जिस अवस्था में थी, तो कह रहा गैस अवस्था में किस रूप में थी? गैस के रूप में थी। अब वैसे ही जैसे ही द्रव में आई, तो द्रव में भी उसको क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए, सॉलिड मत बन जाना चाहिए। अगर सॉलिड बन गया तो फिर कहानी बदल जाएगी बेटा, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है कि गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय माध्यम दोनों में एक समान चाहिए, यानी कि जैसी वो गैस में थी, यानी वायुमंडल में थी, वैसी की वैसी ही उसको कहां पर होना चाहिए? पानी के अंदर होना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी कहानी बेटा हेनरी के नियम की। तो आपने हेनरी का नियम पढ़ा, हेनरी के अनुप्रयोग पढ़े और हेनरी नियम की सीमाएं पढ़ी, ठीक। अब 100% मान लो कि इन तीनों क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए
अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को तैयार कर लेना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये बात याद रखना है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी या कामयाबी उतनी ही शानदार होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।